आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी MCQ क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 11वीं कक्षा व 12वीं कक्षा के समाजशास्त्र विषय के तथा 9th व 10th के सोशल साइंस सब्जेक्ट के सभी लेसन्स के MCQ के वीडियो प्राप्त होंगे। आज की वीडियो 10th बोर्ड क्लास के छात्रों के लिए है, जो कि SST की बुक ज्योग्राफी के लेसन नंबर 3 जल संसाधन के बारे में है। यह वीडियो न केवल 10th क्लास के छात्रों के लिए उपयोगी है, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी है जो किसी भी राज्य के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 1/4, आधा भाग, 3/4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है 3/4। 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, जो महासागरों में, झीलों में, नदियों में, तालाबों में और भूमिगत जल के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। 3/4 भाग जल से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 2, जल किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक, नवीकरण योग्य, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल प्राकृतिक संसाधन भी है, ये प्रकृति से हमें प्राप्त है, और नवीकरण योग्य भी है, क्योंकि जल चक्र के रूप में इसकी पुनः प्राप्ति हो जाती है। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, जल की दुर्लभता अथवा जल की कमी के क्या कारण है? बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की अधिक मांग, सिंचाई के लिए अधिक आवश्यकता, जल का असमान वितरण या उपरोक्त सभी। जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में अभी आ चुका है कि 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, और जो हमारे पास पीने योग्य जल है या जो हमारे पास स्वच्छ जल है वो सीमित मात्रा में है, और जब वो सीमित मात्रा में जो जल है उसके अनेक उपयोग अलग अलग तरीके से होते हैं, तो जल की दुर्लभता या जल की कमी हो सकती है। तो फर्स्ट वाला है बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की अधिक मांग। जनसंख्या बढ़ती है तो जल की भी मांग बढ़ जाती है। सिंचाई के लिए अधिक आवश्यकता। पहले वर्षा के ऊपर हमारी सिंचाई आश्रित थी, लेकिन जब से हरित क्रांति आई है उसमें जो बीजों का उपयोग होता है उसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए सिंचाई के लिए भी अधिक आवश्यकता है। वहाँ भी पानी इस्तेमाल होता है, और जल का जो वितरण है वो भी असमान है, सभी को बराबर का जल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इन सभी कारणों से जो है जल की दुर्लभता या जल की कमी हो जाती है। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? विद्युत अर्थात बिजली 20%, 22%, 24% या 26%। तो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके ऊपर बड़े बड़े बांध बनाकर, छोटे बांध भी बनाए जाते हैं, बड़े छोटे बांध बनाकर उनसे बिजली जो है वो प्राप्त की जाती है, तैयार की जाती है बिजली। तो इस प्रकार की जो जल विद्युत है वो कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर है 22%। 22% विद्युत जल विद्युत से प्राप्त की जाती है, जल से प्राप्त की जाती है। प्रश्न नंबर 5, जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है परंतु फिर भी जल की दुर्लभता है, इसका क्या कारण हो सकता है? घरों और उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट, रसायनों का अधिक स्राव, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग या उपरोक्त सभी। जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है परंतु फिर भी जल की दुर्लभता है, अर्थात जल की कमी है, दूसरे शब्दों में पीने योग्य जल नहीं है। तो वो जल क्यों नहीं है, उसके क्या कारण हैं? घरों और उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट, जो भी कूड़ा कचरा घरों से निकलता है, उद्योगों से निकलता है, वो सब का सब पानी में मिक्स हो जाता है, इसलिए वो पानी पीने योग्य नहीं रहता और जल की दुर्लभता हो जाती है। रसायनों का अधिक स्राव, जो उद्योग हैं वहाँ से रासायनिकों का अधिक स्राव होता है और वो पानी को प्रदूषित कर देता है, पानी पीने योग्य नहीं रहता है।
तीसरा है कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। जो खेतों के अंदर खेती को बढ़ाने के लिए, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, उससे भूमि जो है वो फसलों का उत्पादन तो अधिक हो जाता है लेकिन भूमि उसे धारण नहीं कर पाती। धारण का मतलब वो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसे कम करते हैं। और जो पानी है, ये कीटनाशक और रासायनिक जो उर्वरक हैं, ये धीरे धीरे जो आसपास की जो स्रोत होते हैं पानी के, जैसे झील है, तालाब है या जो भूमिगत जल है, उसको प्रदूषित कर देते हैं और वो जल भी पीने योग्य नहीं रहता। इसलिए इन सभी कारणों से जल की दुर्लभता बन जाती है, जबकि जल है लेकिन वो पीने योग्य नहीं है। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, प्राचीन भारत में किस सम्राट के द्वारा वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया? सम्राट अशोक के द्वारा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राचीन भारत में बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रश्न नंबर 7, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या लाभ हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर बांध बनाकर उनसे अनेक प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो वो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनसे किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है? बहु का मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्य, तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने वाली जो योजनाएं हैं उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। हम इन्हें यहाँ पर इसके बांध इन्हें कह सकते हैं, बड़े बड़े बांध। तो परियोजनाओं के क्या लाभ हैं? सिंचाई के लिए जल की प्राप्ति, विद्युत का उत्पादन, बाढ़ का नियंत्रण या उपरोक्त सभी। तो जब किसी नदी के ऊपर बांध बना दिया जाता है तो उससे इन सभी हमारी जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो जाती है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 9, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की क्या हानियां हैं? अब जो नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं उनसे लाभ तो हैं लेकिन उनके साथ साथ कुछ हानियां भी हैं। वो क्या हानियां हैं? बड़ी संख्या में जनसंख्या का विस्थापन, दूसरा है जलीय जीव आवासों की कमी, तीसरा कृषि और वन भूमि का जलमग्न होना, फोर्थ है उपरोक्त सभी। ये सभी कारण हैं जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानियां हैं, जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नकारात्मक परिणाम हैं। जैसे बड़ी संख्या में जनसंख्या का विस्थापन, जब किसी भी नदी के ऊपर कोई बांध बनाया जाता है तो बहुत सारे जो गांव होते हैं उनकी जनसंख्या को वहाँ से हटाया जाता है ताकि वो जो बांध का पानी है वो इकट्ठा हो सके, एकत्र हो सके। दूसरा, जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है क्योंकि जो प्राकृतिक बहाव होता है नदी का वो रुक जाता है और इससे जलीय जीव के जो आवास हैं उनमें भोजन की कमी हो जाती है। तीसरा, कृषि और वन भूमि का जलमग्न हो जाना। जो भी बांध के पीछे जो ज़मीन है वहाँ पर न केवल जो है जनसंख्या वहाँ से विस्थापित होती है बल्कि जो कृषि और वन उस क्षेत्र में होते हैं वो भूमि भी पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। इसलिए ये सभी जो हैं इसकी हानियाँ हैं। उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 देखिए, कौन से आंदोलन बड़े बांधों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के विरोध में प्रारंभ हुए? यानी कि बांधों का पर्यावरण के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसलिए ये आंदोलन किए गए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 11, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी या सतलुज नदी? उत्तर है नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 12, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, सतलुज नदी या महानदी? इसका उत्तर है सतलुज नदी। भाखड़ा नंगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना, बांध परियोजना है और यह भाखड़ा और नंगल ये दो बांध हैं। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नंगल जो है वो पंजाब में है। 10 किलोमीटर के अंतर पर ये बांध बनाए गए हैं। तो मिला के इसे भाखड़ा नागल परियोजना कहा जाता है और ये सतलुज नदी पर बनी हुई है। इसमें से राजस्थान फीडर
नाम की एक नहर निकली है जो राजस्थान तक जाती है। प्रश्न नंबर 13, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने नदी की धारा का रास्ता बदलकर सिंचाई के लिए कौन सी संरचनाएं निर्मित किए हैं? गुल या कुल, झील, टाका या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है कुल या गुल। ये छोटी छोटी जलधाराएं हैं जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में नदी का रास्ता बदलकर सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती हैं। कुल या गुल। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य में वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात? इसका आंसर है राजस्थान। वैसे भारत के अन्य राज्यों में भी वर्षा जल संग्रहण के लिए कोई ना कोई प्रयास किए गए हैं, लेकिन राजस्थान में इसके लिए टांका बने हुए हैं, यानी कि हर एक घर में एक भूमिगत कमरा होता है और उसमें जो वर्षा का जल होता है वो पहली वर्षा का जल निकाल दिया जाता है और उसके बाद की वर्षा का जल को एकत्र कर लिया जाता है और पूरे वर्ष पीने का पानी वहीं से जो है वो प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 15, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? असम, मेघालय, उड़ीसा या पश्चिमी बंगाल? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में प्रचलित है। ये लगभग 200 साल पुरानी जो है एक तकनीक है जिसके द्वारा जो पानी है उसे खेतों तक लाया जाता है बांसों के माध्यम से, क्योंकि बांस अंदर से खोखला होता है और जहाँ भी नदी होती है उसके पानी को बांसों के माध्यम से खेतों तक लेकर आया जाता है। मेघालय आंसर। प्रश्न नंबर 16, किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? यानी कि जो भी वर्षा होगी उसका जो जल छत के ऊपर गिरेगा उस जल को संग्रहित करना ही करना है, उसके लिए एक ढांचा ज़रूरी है हर एक घर के अंदर बना होना। कौन सा ऐसा राज्य है? राजस्थान, मेघालय, तमिलनाडु या कर्नाटक? इसका आंसर है तमिलनाडु। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और राजस्थान जो है इसका आंसर कर देते हैं। इसका आंसर है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 17, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप किसे समझा जाता है? वर्षा जल या पालर पानी, नदी का जल, महासागरीय जल, झील का जल? इसका उत्तर है वर्षा जल या अथवा पालर पानी। यही सबसे शुद्ध जल होता है। महासागरीय जल तो खारा है और नदी का जल और झील का जल जो है उतना शुद्ध नहीं है जितना वर्षा का जल है। प्रश्न नंबर 18, विश्व की सबसे अधिक वर्षा किन स्थानों पर होती है? जयपुर और कोटा, इलाहाबाद और लखनऊ, चेरापूंजी और मासिनराम? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है चेरापूंजी और मासिनराम। ये दोनों ही मेघालय राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 19, बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए बांधों के जलाशयों में तलछट जमा होने के क्या नुकसान हैं? जो भी बांध परियोजनाएं बनाई गई हैं उसमें जो पानी एकत्र होता है उसमें तलछट का मतलब होता है कि उसकी तली में जो मिट्टी है वो गाद है वो जमनी शुरू हो जाती है। उससे क्या नुकसान है? बाढ़ की स्थिति अधिक खराब होना, तलछट प्राकृतिक उर्वरक है, भूकंप का कारण है या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। जब तलछट नीचे जम जाती है तो जो पानी है उसका पानी की गहराई कम हो जाती है और बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तलछट प्राकृतिक उर्वरक है। इसका मतलब ये है कि जो बांध जो है वो प्राकृतिक बहाव को रोक देते हैं। यदि वो जो तलछट है वो पानी के साथ मिलकर खेतों तक पहुंच जाए तो वो उर्वरक का काम करता है, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और बांध भूकंप का कारण भी बनते हैं। उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20, किन प्राचीन स्थानों पर उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं? कलिंग जो कि उड़ीसा में है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक या उपरोक्त सभी? इन सभी स्थानों पर उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 21, फाल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है? 10, 100,
1000 या 5000? इसका उत्तर है 1000 घन मीटर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य के लिए बनाई गई है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? इसका आंसर है राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान फीडर के नाम से भी जाना जाता है। यह भाखड़ा नंगल बांध से निकाली हुई नहर है जो कि राजस्थान तक जाती है। ये सिंचाई के लिए राजस्थान के लिए ही स्पेशल बनाई गई है। प्रश्न नंबर 23, संसार का सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस नदी पर बना है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या महानदी? हीराकुंड बांध जो कि इसका सबसे लंबा बांध है, ये महानदी के ऊपर बना हुआ है जो कि उड़ीसा में बहती है। प्रश्न नंबर 24, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? हुगली, दामोदर, ब्रह्मपुत्र या गंगा? इसका उत्तर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? इसका आंसर है मैटूर बांध है कावेरी नदी पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये थे बच्चों इस लेसन के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके ऊपर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।